नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे उसका नाम है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग विस्तार से नहीं करेंगे बल्कि हमारा करने का जो दृष्टिकोण होगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है या जहाँ से क्वेश्चन बनता है बिल्कुल उसी पॉइंट को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विस्तार से तो बुक्स में है ही, लेकिन हमारा कराने का सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि आप उतना ही करें जिससे आप एग्ज़ाम में ना बेहतर प्रदर्शन कर सकें और आप कम टाइम में भी बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। देखिए आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड दृष्टिकोण से देखेंगे तो देखिए शिक्षा की शुरुआत और उद्देश्य। अब देखिए पहला पॉइंट, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में पहला मदरसा स्थापित किया। अब देखिए कोलकाता में पहला मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने खोला ताकि मुस्लिम छात्रों को धार्मिक और प्रशासनिक शिक्षा दी जा सके। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि वारेन हेस्टिंग्स ने कहाँ पर पहला मदरसा स्थापित किया, तो आपको याद रहना चाहिए कोलकाता में किया। दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या बनाएगा कि पहला जो मदरसा कोलकाता में स्थापित किया गया उसको किसने स्थापित किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब इन बिन तरीकों से ना इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 1784 सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई ताकि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति और भाषाओं का ना अध्ययन किया जा सके। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई, इसको डेट भी याद रखिएगा, 1784 में किया गया। अब देखिए दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा नहीं, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया, तब आपका आंसर होना चाहिए सर विलियम जोन्स द्वारा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, 1791 जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अब देखिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना क्यों की गई, ताकि हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि जोनाथन डंकन ने कहाँ पर संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, तो वाराणसी में की। चाहे पूछेगा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो जोनाथन डंकन ने की। यहाँ पे डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। देखिए डेट कहाँ इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते चलूँगा, उसी तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भागवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया पहली बार, तो चार्ल्स विल्किंस। याद रखिएगा इस बात को। चाहे पूछेगा कि चार्ल्स विल्किंस द्वारा भागवत गीता का अनुवाद किस भाषा में किया गया, तो अंग्रेजी में किया गया। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया। इसको भी इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस अंग्रेज द्वारा किया गया, तो आपको याद रहना चाहिए सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ब्रिटिश शिक्षा मतलब जो शिक्षा का प्रसार प्रचार जो कर रहे थे इनका उद्देश्य क्या था। मतलब ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था प्रशासनिक सेवाओं के लिए शिक्षित भारतीय तैयार करना, है ना। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझिए। देखिए अंग्रेज भारत में शिक्षा को ना अपनी प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से विकसित कर रहे थे। क्यों, क्योंकि उनका असली जो उद्देश्य था ना कि ऐसे भारतीय तैयार करना जो उनके प्रशासन में ना काम आ सके। यानी एक लाइन में यदि कहिएगा दो शब्दों में, तो काले अंग्रेज तैयार करना। उनको आम भारतीयों से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उनका मतलब यही था कि हम ऐसे काले अंग्रेज तैयार करें जो हमारी प्रशासनिक सेवाओं में हमारी हेल्प कर सके, हेल्पर का काम कर सके। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों की शिक्षा नीति और आयोग। दोस्तों हम जैसे करा रहे हैं यदि वैसे आप याद रखेंगे, और हम जो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए जिस बुक्स का नाम बताए हैं उसको आप यदि आपने बना लिया, और हम इसके लास्ट में ना 25 एमसीक्यू भी कराएंगे, तो इतना करने के बाद आपको कोई भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इस चीज़ को यकीन कीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट,
1813 का चार्टर एक्ट पहली बार 1 लाख शिक्षा के लिए निर्धारित। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ कैसे बनेगा कि किस चार्टर एक्ट द्वारा शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए शिक्षा व्यय करने का मतलब प्रावधान किया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट, ध्यान रखिएगा। चाहे पूछेगा कि 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा शिक्षा पर खर्च करने के लिए कितनी राशि का निर्धारण किया गया, तो 1 लाख रुपए का निर्धारित किया गया। याद रखिएगा क्योंकि यह सालाना था। भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सालाना राशि निर्धारण करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1835 लॉर्ड मैकाले का मिनट। पहले इसको समझ लीजिए, लॉर्ड मैकाले का मिनट। आपको लग रहा होगा ये क्या है, मिनट नहीं है, मिनट। अब देखिए एक ना यह आधिकारिक रिपोर्ट था। अब देखिए 1835 में मैकाले ने भारत में शिक्षा के माध्यम और उद्देश्य को लेकर एक लंबी टिप्पणी लिखी जिसे मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। इसी को लॉर्ड मैकाले का मिनट कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न कहाँ से आएगा ये भी हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का डिसीजन किसने लिया भारत में, तो लॉर्ड मैकाले ने लिया। याद रखिएगा। चाहे पूछेगा लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय कब लिया, तो आपको याद रहना चाहिए 1835 में लिया। मतलब इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1854 वुड्स डिस्पैच आधुनिक शिक्षा का आधार। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्यों? इसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना, अनुदान प्रणाली, महिला शिक्षा, मतलब बहुत सारे चीज़ों का ना इसमें बात कहेगी, मतलब प्रोत्साहन देने का काम किया गया है ना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, वुड डिस्पैच कब मतलब आया, चाहे लागू किया गया, तो 1854 में। चाहे पूछेगा आधुनिक शिक्षा का मतलब आधार के रूप में भारतीय मतलब शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। याद रखिएगा। इसी तरीके से प्रश्न बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया। प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की किसने, हंटर आयोग। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की, तो हंटर आयोग ने। चाहे पूछेगा हंटर आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1882 में। याद रखिएगा। अब देखिए इसने प्रशासनिक शिक्षा पर ना विशेष ध्यान देने की सिफारिश की और यह माना कि गांव में भी बच्चों को ना शिक्षा मिलना चाहिए। याद रखिएगा किसने, हंटर आयोग ने। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। अब देखिए पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया, तो 1902 में किया गया। याद रखिएगा। और इसमें ना लॉर्ड कर्जन 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति शामिल किया। अब देखिए पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया उसमें कौन वैसे 2 भारतीयों को शामिल किया, तो नाम याद रखिएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को शामिल किया गया। नाम याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न जब भी पूछेगा इनके नाम से पूछेगा और प्रश्न किसी तरीके से बनेगा नहीं। दोस्तों हम उन्हीं पॉइंट को करा रहे हैं जहां से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना होता है। याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादा हम विस्तार से आपको कराने का प्रयास नहीं करेंगे। हम मॉडर्न हिस्ट्री को इतने संक्षिप्त और इतने बेहतर तरीके से आपको करा देंगे कि सिर्फ 2 घंटा में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को ना आप रिवाइज कर लीजिएगा और उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, 1917 सैडलर आयोग विश्वविद्यालय एवं स्कूल शिक्षा में सामंजस्य की सिफारिश। अब देखिए 1917 का सैडलर आयोग पूछेगा, सैडलर आयोग का गठन, तो 1917 डेट याद रखिएगा। अब देखिए इसने स्कूल और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में ना संतुलन बनाने पर जोर दिया। क्यों? ताकि छात्र बेहतर ढंग से ना उच्च शिक्षा में प्रवेश कर सकें। इस बात को ना बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में भारत के पहले 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में पहला 3 विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो याद रहना चाहिए कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में। कब की गई, तो 1857 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस यहाँ से ऐसे ही पूछेगा। देखिए प्रश्न यहाँ से यही पूछेगा कि भारत के पहले 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, या पहले तो कोलकाता, मुंबई, मद्रास, जो ऑप्शन में दे
आप उसको सही कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए एक्चुअली इसके पीछे क्या था मतलब रीजन, कि आज भी ना एक प्रकार से देखेंगे आप ना कि शिक्षा का आज भी आप देखेंगे इंडिया में ना बड़े बड़े संस्थान की मतलब स्थापना की जा रही है, लेकिन पहली बार आप मतलब देखेंगे ना कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1857 में, और शहर का नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 1855 में भारत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। अब देखिए आपसे पूछेगा भारत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई, डेट याद रखिएगा 1855 में। क्यों? क्योंकि सरकार शिक्षा को ना सीधे कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके। अर्थात 1855 में जो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, इसका उद्देश्य था सरकार शिक्षा को सीधे कंट्रोल कर सके। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख शिक्षा सुधारक और संस्थान की, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट से। राजा राम मोहन राय डेविड हेयर और डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब देखिए क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, डफ ने। चाहे पूछेगा कि राजा राम मोहन राय किनके साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो याद रखिएगा डेविड हेयर और डफ के साथ। चाहे पूछेगा राजा राम मोहन राय ने कुछ लोगों के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की, तो 1817 में की। इसी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी। अब देखिए क्यों रखी, जिससे मुसलमानों में ना आधुनिक शिक्षा का प्रसार हो, और हुआ भी, है ना। यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नींव कब रखा गया, तो 1875 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, तो सर सैयद अहमद खान ने की। इसी तरीके से याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, मदन मोहन मालवीय 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। याद रखिए, देखिए पूछेगा कैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो मदन मोहन मालवीय ने की। पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा कब किया गया, तो 1916 में किया गया। इसी तरीके से फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डीके कर्वे महिला शिक्षा में योगदान के लिए मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि किसने मतलब महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में की, तो याद रखिएगा डीके कर्वे ने। इनको इसी रूप में याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनता है और यहीं से बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक। देखिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो संस्थापक थे 3-4 लोग, उसमें बाल गंगाधर तिलक भी थे। तो आपसे इन्हीं के नाम लेकर पूछता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन संबंधित थे, तो एक बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखिएगा। वैसे 3-4 हैं बट इनके नाम को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आता है। यह भी एक संस्थापक सदस्य में से थे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। एक चीज़ यहाँ पर और जान लीजिए कि इसको ना उच्च शिक्षा को बढ़ावा मतलब देने के लिए मतलब किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड मैकाले फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक, उच्च वर्ग के माध्यम से शिक्षा का प्रचार। अब देखिए इसका मतलब क्या था, मतलब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा कि फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। चाहे पूछेगा फिल्ट्रेशन थ्योरी का तात्पर्य क्या था, तो इसका मतलब था कि कुछ लोगों को कुछ उच्च वर्गों को शिक्षा प्रदान करो और वहाँ से छन कर अपने शिक्षा नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तब फिल्ट्रेशन थ्योरी का तात्पर्य था कि उच्च वर्ग के कुछ लोगों में ना शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अब देखिए जिसमें ना एक प्रकार से इसको और थोड़ा सा समझिए कि लॉर्ड मैकाले ने फिल्ट्रेशन जब थ्योरी दी तो उसका मानना था कि उच्च वर्ग को शिक्षा देने से बाकी समाज खुद ब खुद शिक्षित हो जाएगा। ऐसा उसने सोचा, किसने, लॉर्ड मैकाले ने। इसको इसी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में मतलब हुआ था, बंगाल में, ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में की शिक्षा देना हेतु। अब देखिए क्वेश्चन इसको पहले समझ लीजिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज अधिकारी भारतीय भाषाएं सीखते थे ताकि भारतीय समाज को ना बेहतर ढंग से समझ सके। आपसे पूछेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, तो बंगाल याद रखिएगा। चाहे ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय भाषाओं एवं संस्कृतियों को में प्रशिक्षण देने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस बात को ना ऐसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। चलिए इसको देखते हैं।
प्रेस की शुरुआत और नियंत्रण, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तथ्य ही करेंगे हम लोग। 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में पहला, आप देखेंगे, छापाखाना स्थापित किया, मतलब प्रिंटिंग प्रेस। छापाखाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस, याद रखिएगा कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया। प्रश्न यही पूछता है कि किसके द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया, तो आपका आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा। चाहे पूछेगा पुर्तगालियों ने पहली बार कहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस लगाया, तो गोवा में लगाया। डेट नहीं पूछेगा आपको यहाँ पे भी, क्योंकि डेट याद करने से कोई जरूरत नहीं है, यही पूछेगा कि कहाँ किया, किसने किया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन, भारत का पहला समाचार पत्र, यह अंग्रेजी में था। देखिए प्रश्न क्या बनेगा कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया। चाहे पूछेगा भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो बंगाल गजट था, याद रखिएगा। इसी तरीके से प्रश्न पूछेगा, लेकिन यह अंग्रेजी में था, याद रखिएगा। यह प्रश्न अगर बदल दे कि भारत का पहला समाचार पत्र जो हिंदी में था, तो आंसर दूसरा हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। पंडित जुगल किशोर हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो याद रखिएगा बंगाल गजट। चाहे भारत का पहला समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया, तो जेम्स हिक्की, और यह अंग्रेजी में था। यही तरीके से, इसी तरीके से प्रश्न पूछेगा, यहाँ भी डेट नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक बंगाल गजट करके पत्रिका ना, यह दूसरा था बंगाली भाषा में, एक और व्यक्ति निकाले थे, गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाली भाषा में बंगाल गजट निकाला, यह दूसरा था। यह बंगाल गजट जो है ना, मतलब यह बंगाल गजट, इससे यह दूसरा था, याद रखिएगा। कभी हो सकता है कि जेम्स हिक्की का ऑप्शन ना दे और एक किताब दे दे कि बंगाल गजट किनका था, और गंगाधर भट्टाचार्य और किसी किसी का दे दे, एक दे दे, इनमें से कोई नहीं, तो आपको लगेगा कि हम तो जेम्स हिक्की पढ़े थे, लेकिन गंगाधर भट्टाचार्य को करिए, क्योंकि बंगाली भाषा में था। यह नहीं क्लियर करेगा तो फिर आप आंसर गलत कर देंगे। यह दूसरा था, याद रखिएगा, बंगाली भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट, 1826 में कोलकाता से उदंड मार्तंड नामक पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ला थे। यह भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। देखिए पूछेगा क्या कि उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र का संपादक कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर थे। यह दृष्टिकोण से प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा। चाहे पूछेगा भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो उदंड मार्तंड होगा। चाहे पूछेगा भारत का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड को कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो कोलकाता से किया गया। इतने तरीके से फैक्ट को याद रखिएगा, बाकी प्रश्न नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू की। यहाँ डेट याद रखिएगा। देखिए पूछेगा प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया। वैसे पूछेगा यही नाम, लेकिन डेट भी याद रख लीजिएगा, 1799 में। कब किया, तो आपको याद रहेगा। देखिए प्रेस सेंसरशिप लागू की, क्यों, जिससे सरकार के खिलाफ ना कोई भी बात नहीं छपे, मतलब लोगों के सामने नहीं आए। नेक्स्ट पॉइंट, 1878 लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। देखिए प्रश्न यहाँ कैसे बनेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया। यहाँ डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1878 में किया। चाहे पूछेगा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया, तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा है इसको। नेक्स्ट पॉइंट, 1882 लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। आपसे देखिए पूछेगा कि जिस वर्नाक्यूलर एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, उस एक्ट को किसने समाप्त कर दिया, तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया। चाहे पूछेगा लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त कर दिया, तो 1882 में समाप्त कर दिया। डेट भी याद रखना है 100%। हम लोग इतने, मतलब इस तरीके से अगर यदि आप याद कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि इस तरीके से इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आएगा आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रवादी आंदोलनों में प्रेस की भूमिका। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। देखिए बाल गंगाधर तिलक, इनका पत्रिका बराबर पूछता है, केसरी और मराठा के माध्यम से जनता में जागरूकता पैदा करने का काम किया। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, केसरी किनकी पत्रिका थी, तो बाल गंगाधर तिलक। मराठा किनका था, तो बाल गंगाधर तिलक। चाहे पूछेगा केसरी किस भाषा में निकलता था, तो मराठी में। मराठा किस भाषा में था, अंग्रेजी में। याद रखिएगा, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने
केसरी और मराठा के माध्यम से जनता को स्वराज के लिए ना एक प्रकार से तैयार करने का काम किया। और देखेंगे कि यह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ना जेल भी गए थे बाल गंगाधर तिलक। लास्ट में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू में। नेक्स्ट पॉइंट, वे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने वाले ना पहले भारतीय बने। यदि प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कौन मतलब पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। इस बात को ना ऐसे ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी के संपादक थे। आपसे पूछेगा कि मिरातुल उल अखलाब के संपादक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। इसको ना ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गदर पत्र। गदर एक पत्रिका था, अमेरिका से प्रकाशित उर्दू साप्ताहिक क्रांतिकारी संदेश का माध्यम। देखिए पहली बार उर्दू में हुआ, वैसे बाद में अंग्रेजी हिंदी अन्य भाषाओं में भी यह छपने लगा, अन्य भाषाओं में भी, लेकिन पहली बार ना उर्दू में ही मतलब यह आया था। तो देखिए प्रश्न आपसे पूछेगा कि गदर पत्र का मतलब संपादन मतलब प्रकाशन कहाँ से मतलब किया जाता था, तो अमेरिका से किया जाता था, याद रखिएगा। और यह कैसा पत्रिका था, मतलब कैसा संदेश, तो क्रांतिकारी संदेश देने का माध्यम काम करता था, मतलब क्रांतिकारी पत्रिका था यह। और पहला अंक इसका किस मतलब भाषा में छपा था, तो उर्दू में। यह एक साप्ताहिक पत्रिका था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण। अब देखिए यहाँ क्या पूछता है कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन या किसने इसको मतलब प्रकाशन किया था, तो शिशिर कुमार घोष, नाम याद रखिएगा। यह ना ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण मतलब रखने का काम करता था। इस पत्रिका को किसने वो किया था, नाम याद रखिएगा। 100% प्रश्न इसी तरीके से बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, युगांतर, संध्या, काल, यह राष्ट्रवादी विचारों का ना प्रचारक था। आपसे पूछेगा कौन ऐसा पत्रिका था, चाहे वो मतलब वो प्रकाशन के माध्यम से आता था, कौन ऐसा पत्रिका था जो राष्ट्रवादी विचारों का ना प्रचार प्रसार ज़्यादा करता था, तो युगांतर, संध्या, काल, ये तीनों नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन भारत में। अब देखिए प्रश्न क्या बनेगा कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन पत्रिका, तो इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा। चाहे पूछेगा इंडियन ओपिनियन का मतलब किन्होंने मतलब प्रकाशित किया, तो महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन किनके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इस नाम को ना आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इन जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से ना इन्होंने जागरूकता लाने का काम किया, महात्मा गांधी ने। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र और उनके संपादक को बहुत मतलब तेजी में देखेंगे और बाद में हम लोग एमसीक्यू को करेंगे। देखिए कुछ बुक्स का या कुछ समाचार पत्र जो हैं उनका मतलब पूछता है कि इनके संस्थापक कौन थे। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण मतलब वैसे समाचार पत्र और उनके संपादक का नाम मतलब बता दिया है, आप इसको याद रखिएगा। जैसे द लीडर का कौन था, तो लीडर का था मदन मोहन मालवीय, इसको याद रखिएगा। द नेशनल हेराल्ड का कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। द पायनियर का कौन थे, जॉर्ज एलन, यही पूछेगा तो नाम याद रखना है। मैं थोड़ा तेजी में करा रहा हूँ। हिंदू को किसने किया था, तो जी सुब्रह्मण्यम अय्यर ने किया था। सुधारक का संपादक कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले था। वॉइस ऑफ इंडिया का कौन था, तो दादा भाई नौरोजी था। बंगाली का कौन थे, तो एस एन बनर्जी थे। बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता थे। याद रखिएगा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही शामिल किया है। कॉमनवेल्थ का कौन था, तो एनी बेसेंट थे। न्यू इंडिया का कौन था, तो एनी बेसेंट थे। यंग इंडिया का संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। केसरी का संपादक कौन थे, तो लोकमान्य तिलक थे। मूक नायक का संपादक कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। राष्ट्र गुफ्तार का कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। तहजीब उल अखलाक का कौन था, तो सर सैयद अहमद खान थे। संवाद कौमुदी के कौन थे, तो राजा राममोहन राय थे। नवजीवन का कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। कौमी आवाज का कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। वंदे मातरम का कौन थे, तो अरविंद घोष थे। संध्या का कौन थे, ब्रह्मयम बांधव उपाध्याय थे। कॉमरेड का किसने किया था, तो मोहम्मद अली ने किया था। द सोशलिस्ट का कौन थे, तो एस ए डांगे थे। इंडियन मिरर का कौन थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। बंगवासी के कौन थे, तो जोगेंद्रनाथ बोस थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सर्च लाइट के कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। द इंडिपेंडेंट के कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। बहिष्कृत भारत के कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। अल हिलाल के कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वदेश वाहिनी के कौन थे, तो के रामकृष्ण पिल्ले थे।
इंडियन ओपिनियन के कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। उदंड मार्तंड के कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। फ्री हिंदुस्तान के कौन थे? तो तारकनाथ दास थे। हिंदू पैट्रियाट के कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इतने को आप याद कर लीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट इतना इम्पॉर्टेंट था जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे याद कर लेंगे। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे, मतलब आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस के विकास से संबंधित 25 एमसीक्यू करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। पहला क्वेश्चंस, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। वुड्स डिस्पैच द्वारा निम्नलिखित में से क्या सुझाव नहीं दिया गया था? प्रश्न देखिएगा, पढ़िएगा पहले, क्या सुझाव नहीं दिया गया था। हम 3 सेकेंड आपको टाइम देंगे, 3 सेकेंड में ही आपको ना आंसर सोच लेना है। ए ऑप्शन महिला शिक्षा को बढ़ावा, ऑप्शन बी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी विश्वविद्यालयों की स्थापना, ऑप्शन डी अनुदान प्रणाली। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले प्रश्न सोचिएगा, क्या सुझाव नहीं दिया था? तो देखिए इसका आंसर बी होगा, मतलब अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सुझाव नहीं दिया था। देखिए वुड्स डिस्पैच ने महिला शिक्षा और विश्वविद्यालयों को जोड़ दिया, लेकिन प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की बात नहीं कही थी। सेकंड क्वेश्चन, सैडलर आयोग की रिपोर्ट किस विश्वविद्यालयों की समस्याओं को के अध्ययन हेतु गठित की गई थी? चलिए ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बनारस विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी अलीगढ़ विश्वविद्यालय। सोचिए 3 सेकंड आपके पास टाइम है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अब देखिए सैडलर आयोग की रिपोर्ट खासकर कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हंटर आयोग की रिपोर्ट ने किस बात पर जोर दिया था? याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा पहले। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा का केंद्रीयकरण, ऑप्शन बी मिशनरी स्कूलों पर नियंत्रण, ऑप्शन सी ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, ऑप्शन डी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना। सोचिए इसका आंसर क्या है। 3 सेकेंड आपके पास टाइम है, 1 2 3। इसका आंसर ना सी होगा, ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा का विस्तार। मतलब हंटर आयोग ने गांवों में प्राथमिक शिक्षा को ना बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ी शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? अब पहला ऑप्शन अरबी फारसी शिक्षा का विस्तार, ऑप्शन बी मुस्लिम युवाओं को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देना, ऑप्शन सी केवल धार्मिक शिक्षा देना, ऑप्शन डी औद्योगिक शिक्षा देना। 3 सेकेंड का टाइम है, 1 2 3। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर ना बी होगा, मुस्लिम युवाओं को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जिसका गठन 1906 में हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विदेशी शिक्षा नीति का समर्थन करना, ऑप्शन बी मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करना, ऑप्शन सी स्वदेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार, ऑप्शन डी संस्कृत शिक्षा का विस्तार। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए इसका आंसर ना सी होगा, स्वदेशी शिक्षा का विस्तार करना। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 1906 में ना अंग्रेजी शिक्षा के विरोध और स्वदेशी शिक्षा को ना बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय का शिलान्यासकर्ता कौन थे? चलिए ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं, आंसर ए होगा। 3 सेकंड में आप सोच लीजिएगा, इसका आंसर लॉर्ड हार्डिंग होगा। देखिए बीएचयू की आधारशिला ना लॉर्ड हार्डिंग ने रखी थी, जबकि इसकी पहल किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किए थे। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए महिला शिक्षा, ऑप्शन बी ग्रामीण शिक्षा, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन डी स्वदेशी उच्च शिक्षा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर 3 सेकेंड हो गया, इसका आंसर डी होगा, स्वदेशी उच्च शिक्षा। अब देखिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का उद्देश्य ना
भारतीयों के लिए अपनी उच्च शिक्षा संस्थाएं बनाने था, है ना। आप देखेंगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में ना बाल गंगाधर तिलक शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मुख्य दोष क्या था? ऑप्शन ए, ग्रामों की उपेक्षा करना। ऑप्शन बी, निम्न वर्ग तक शिक्षा न पहुंचाना। ऑप्शन सी, तकनीकी शिक्षा की कमी। ऑप्शन डी, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकंड आपके पास टाइम है। चलिए मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर बी होगा, निम्न वर्ग तक शिक्षा न पहुंचना। अब देखिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मुख्य दोष क्या था? निम्न वर्ग तक शिक्षा न पहुंचाना। देखिए इसको समझिए, फिल्ट्रेशन थ्योरी का मुख्य दोष यही था कि यह सिर्फ ऊंचे वर्ग तक सीमित थी। इसका मानना था कि समाज के कुछ ऊंचे वर्ग को शिक्षा प्रदान करो और बाकी शिक्षा खुद छन छन के ना नीचे चला जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। इस चीज को याद रखिएगा, गरीब तबका ना शिक्षा से वंचित ही रह गया। तो इसका मुख्य दोष यही था कि निम्न तबके के लोगों तक ना शिक्षा नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1902। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, 1855। देखिए लोक शिक्षा विभाग 1855 में स्थापित किया गया, जिससे शिक्षा प्रणाली का ना सरकारीकरण शुरू हुआ, मतलब सरकारी कंट्रोल करने का मतलब शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक शिक्षा देना। ऑप्शन सी, काले अंग्रेज तैयार करना। ऑप्शन डी, तकनीकी शिक्षा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 अर्थात 3 सेकंड आपका चला गया। अब देखिए इसका आंसर ना सी होगा, मतलब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था, भारतीयों को काले अंग्रेज मतलब अंग्रेजों जैसा बनाकर प्रशासन में ना हेल्प लेना था। मतलब काले अंग्रेज तैयार करो, ठीक ना, मन से उनको बना दो मतलब अंग्रेज, भले ही वो शारीरिक रूप से और मतलब जो भी चीज़ से भारतीय हों, लेकिन हमें ना उनका फायदा लेना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने प्रतिपादित की और इसका क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन, उच्च शिक्षा इसका उद्देश्य था। लॉर्ड मैकाले, उच्च वर्ग को शिक्षित करना। ऑप्शन सी, सैयद अहमद, धार्मिक शिक्षा। ऑप्शन डी, मालवीय और संस्कृत शिक्षा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं इस पे। देखिए इसका आंसर ना बी होगा, लॉर्ड मैकाले, और इसका उद्देश्य था उच्च वर्ग को शिक्षित करना, मतलब समाज के कुछ उच्च वर्गों को शिक्षित करना। उसने सोचा कि यदि समाज का ऊपरी वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो बाकी समाज भी उससे प्रभावित होकर आगे बढ़ेगा, मतलब उनको भी शिक्षा नीचे से छन छन कर मिलेगा। पानी कैसे छन छन कर नीचे गिरता है आरओ से, उसी तरीके से नीचे आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की एक प्रमुख सिफारिश क्या थी? ऑप्शन ए, महिला कॉलेजों की स्थापना करना। ऑप्शन बी, स्कॉलरशिप योजना। ऑप्शन सी, निजी संस्थानों की सहायता करना। ऑप्शन डी, अनिवार्य तकनीकी शिक्षा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप सोच लिए होंगे, इसका आंसर सी होगा, निजी संस्थानों की सहायता। हंटर आयोग की एक प्रमुख सिफारिश थी निजी संस्थानों की सहायता करो। हंटर आयोग ने यह सुझाव दिया कि निजी संस्थानों को भी सरकार से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आयोग के 2 भारतीय सदस्य कौन थे? देखिए विश्वविद्यालय आयोग के 2 भारतीय सदस्य कौन थे? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना मतलब जब हुआ था उस समय 2 भारतीयों को भी मेंबर मतलब बनाया गया था। तो आप सोचिए, ऑप्शन ए, गांधी एवं नौरोजी। बिलग्रामी, देखिए इनका पूरा नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी, लेकिन शॉर्ट नाम दिया गया है बिलग्रामी एवं गुरुदास बनर्जी, है ना। सी, गोखले एवं मेहता। डी, अंबेडकर एवं मालवीय। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप सोच लिए होंगे, इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर बी होगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी इसके 2 भारतीय मेंबर थे। ये दोनों भारतीय सदस्य 1902 के विश्वविद्यालय आयोग में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, उदंड मार्तंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत नहीं है,
इस बिंदु पर ना जब आप प्रश्न एग्जाम में जाएंगे तो जरूर गौर करिएगा, क्योंकि इससे 3-4 सिली मिस्टेक हो जाती है। यहाँ गौर करेंगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। यह भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, यह मराठी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी, यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत 1826 में हुई थी। ऑप्शन डी, यह इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकंड आपके पास टाइम है। अब चलिए, आपका 3 सेकंड हो गया, मैं बताता हूं। इसका आंसर सी होगा। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत 1826 में हुई। अर्थात उदंड मार्तंड जो मतलब था, मतलब पत्रिका, इसको पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने मतलब एक किया था, और ये हिंदी का ना पहला ऐसा समाचार पत्र था, याद रखिएगा। इंग्लिश का तो बंगाल गजट आपको पता ही है कि इंग्लिश में भारत का पहला पत्रिका कौन था, तो बंगाल गजट, जिसका प्रकाशक मतलब संपादक थे जेम्स हिक्की, है ना। लेकिन आपसे पूछेगा कि हिंदी में पहला, तो याद रखिएगा इसी बुक्स का नाम मतलब पत्रिका का नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का तत्कालिक कारण क्या था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने मतलब लागू किया था 1878 में, तो इसका तत्कालिक कारण क्या था। चलिए इसका मतलब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, केसरी अखबार। ऑप्शन बी, अमृत बाजार पत्रिका की आलोचना। ऑप्शन सी, संवाद कौमुदी। ऑप्शन डी, हिंदू पैट्रियाट। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकेंड आपका हो चुका। इसका आंसर बी होगा। देखिए, जैसे ही हम ऑप्शन पढ़ते जाएंगे आप आंसर ना सोच लीजिएगा। प्रश्न को सोल्व करने में ना जितना तेज गति से आप दिमाग को मतलब यूज करेंगे ना उतना ही बेहतर होगा। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था, जबकि लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में इसे समाप्त कर दिया गया था। आप देखेंगे कि वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था ना, ये खुलकर मतलब सरकार की आलोचना की थी। इसी संदर्भ में देखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रेस स्वतंत्रता हेतु पहले जेल जाने वाले भारतीय कौन थे, है ना। ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी, शिशिर घोष। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए होगा, बाल गंगाधर तिलक। मतलब तिलक पहले भारतीय थे जो प्रेस की आज़ादी के लिए ना जेल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री हिंदुस्तान पत्र का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए, किसान आंदोलनों का प्रचार। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी समर्थन। ऑप्शन सी, धार्मिक सुधार। ऑप्शन डी, महिला सशक्तिकरण। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकंड आपके पास टाइम है। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी समर्थन। अब देखिए, फ्री हिंदुस्तान पत्र का उद्देश्य ना भारत की आज़ादी के लिए ना दुनिया भर से समर्थन जुटाना था। इस चीज़ को याद रखिएगा। यह अमेरिका से मतलब निकलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय का फारसी साप्ताहिक पत्र कौन सा था। ऑप्शन ए, संवाद कौमुदी। ऑप्शन बी, अल हिलाल। ऑप्शन सी, मिरातुल अखलाक। ऑप्शन डी, नवजीवन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकेंड आपके पास टाइम है। चलिए इसका आंसर सी होगा, मिरातुल उल अखलाक। यह राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित फारसी भाषा में निकलने वाला सुधारवादी अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 1857 के विद्रोह व नील आंदोलन का समर्थन करने वाला पत्र कौन था। पहला, ऑप्शन ए, युगांतर। ऑप्शन बी, हिंदू पैट्रियाट। ऑप्शन सी, केसरी। ऑप्शन डी, गदर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकेंड आपके पास टाइम है। हम ऑप्शन पढ़ेंगे, आप आंसर सोच लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, हिंदू पैट्रियाट। अब देखिए, यह पत्र ना 1857 की क्रांति और नील आंदोलन के पक्ष में ना खुलकर मतलब यह प्रकार से समर्थन करने वाला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। कौन सा पत्र क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए, केसरी। ऑप्शन बी, युगांतर। ऑप्शन सी, हिंदू। ऑप्शन डी, टाइम्स ऑफ इंडिया। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकेंड टाइम है आपके पास। इसका आंसर भी बी होगा, युगांतर। अब देखिए, युगांतर पत्र ना क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रतिनिधि करता था, जिसमें उग्र विचारों का ना प्रचार प्रसार होता था या करने का काम किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गलत सुमेलित युग्म कौन सा है, इसमें पहचानिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन।
सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर, हिंदू राजा राम मोहन राय, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। सोचिए 3 सेकेंड आपके पास टाइम है कि इसमें गलत सुमेलित कौन सा है। सोचिए इसका जल्दी से। देखिए इसका आंसर सी होगा। हिंदू का संपादक कौन था? सुब्रह्मण्यम अय्यर जी थे, न कि राजा राम मोहन राय। यह गलत है। सर्चलाइट का सच्चिदानंद सिन्हा है, बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर का है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, जबकि हिंदू सुब्रह्मण्यम अय्यर का है। इसलिए सी इसका आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पत्रिका किस भाषा में और देश में प्रकाशित हुई थी पहली बार? ऑप्शन ए हिंदी भारत में, ए। ऑप्शन बी अंग्रेजी कनाडा में, ऑप्शन सी उर्दू अमेरिका में, ऑप्शन डी बंगाली और इंग्लैंड में। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर सी होगा। गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू में निकला था और यह अमेरिका से मतलब छपता था, याद रखिएगा। मतलब गदर पत्र उर्दू भाषा में अमेरिका से प्रकाशित होता था और भारत में क्रांतिकारियों को न प्रेरित करने का काम करता था, याद रखिएगा। लाला हरदयालाल इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोशलिस्ट पत्र किस विचारधारा से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी उदारवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद, ऑप्शन डी राष्ट्रवाद। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 3 सेकेंड आपका हो गया। इसका आंसर सी होगा, मार्क्सवाद। अब देखिए द सोशलिस्ट पत्र ना वामपंथी विचारधारा यानी मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र कौन था? तो देखिए पहला यंग इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी हरिजन सेवक, ऑप्शन डी नवजीवन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा। दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र गांधी जी द्वारा, भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, आप सोच लिए होंगे। इसका आंसर बी होगा, इंडियन ओपिनियन। देखिए गांधी जी ने इसे दक्षिण अफ्रीका में निकालना शुरू किया था, यह उनका पहला पत्र था, याद रखिएगा। और यंग इंडिया, हरिजन सेवक, नवजीवन इन्होंने भारत में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम प्रश्न ऑप्शन पढ़ेंगे आप खुद अपने दिमाग में आंसर को ना सोच लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्न में से कौन सा पत्र क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रबल समर्थक था? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी इंडियन मिरर, ऑप्शन डी द हिंदू। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप सोच लिए होंगे। इसका आंसर बी होगा, युगांतर। अब देखिए यह पत्र ना उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का ना मुखर समर्थक था और क्रांति के लिए ना भारतीय युवाओं को ना प्रेरित करने का काम करता था। दोस्तों हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने कराया। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 25 MCQ को भी हमने कराया। आप इसको बेहतर तरीके से करिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और टेलीग्राम से भी आप जरूर जुड़ें। नेक्स्ट हिस्ट्री का अगला मैं टॉपिक लेकर आऊँगा और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको यह कैसा लगा। थैंक यू।